अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। माज़रत चाहता हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा था, थोड़ा सा वीलॉग आपको लेट मिलेगा। लेकिन तफसीलात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि दुनिया में कहीं पे भी जंग होती है ना, तो वो दो ममालिक तो मुतासर होते ही हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, तीसरा मुल्क पाकिस्तान मुतासर हो जाता है। पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसा लगता है कि हर वक्त बहाने ढूंढते रहते हैं कि वो किसके खाते में डालें अपनी नाकामियों को। लगातार वो अपनी नाकामियां पिछले 4 साल से 9 मई के पीछे छुपा रहे हैं। कभी वो अपनी नाकामियां जो हैं वो छुपा लेते हैं किसी आलमी इशू के पीछे, कभी इंडिया के पीछे छुपा लेते हैं, कभी अफगानिस्तान के पीछे छुपा लेते हैं, कभी वो किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। कभी इमरान खान जो जेल के अंदर बैठा हुआ है 3 साल, तो उसको जेल में हो गए। कभी इमरान खान के पीछे अपनी नाकामियां छुपा लेते हैं। तो वो अपनी हर नाकामी का मलबा किसी और पर डालते हैं। जो इन्होंने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की हैं, उस बुनियाद के ऊपर यूरोपीय यूनियन बड़ा संजीदगी से इस मामले को देख रहा है कि दोबारा पाकिस्तान को ये स्टेटस मिलेगा या नहीं, जीएसपी प्लस का। अब वो नाकामी उठा के इमरान खान के बेटे पे डालने की कोशिश की है। हालांकि ये सारा किया धरा पाकिस्तान के उन जर्नैलों का है जिन्होंने अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपने मफाद और अपने फायदे और अपने कारोबार को वसअत देने के लिए, अपने इख्तियार के लिए पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था। और इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को उन्होंने अमेरिका की मदद से मुकम्मल किया, क्योंकि काफी रिएक्शन था। इसके ऊपर फिर कभी तफसील में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये साइफर वाली कहानी क्या थी और किस तरीके से हुआ था। मैंने कुछ चीजें आपको पहले बताई हैं, कुछ आपको आगे चल के भी बताएंगे। कासिम सुनी के साथ हमने एक बड़ा जबरदस्त वीलॉग किया, उसमें कुछ चीजें डिस्कस हुई हैं, बाकी चीजें हम आइंदा डिस्कस करेंगे। तो दुनिया में कहीं पर भी लड़ाई हो जाए ना, जो ममालिक लड़ रहे हैं वो उतने मुतासिर नहीं होते जितना पाकिस्तान मुतासिर हो गया है। पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो पूरी दुनिया की निस्बत ज्यादा बढ़ाई गई हैं। ये एक डाटा मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ये डाटा आप देखें, क्या पाकिस्तान नंबर 1 आया, दहशतगर्दी में पाकिस्तान नंबर 1, महंगाई में पाकिस्तान नंबर 1। और पाकिस्तान को छोड़ के जो पाकिस्तानी इस मुल्क से जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन, उसके अंदर भी पाकिस्तान नंबर 1। हर बुरी चीज में आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान को नंबर 1 पे लेकर आए। आसिम मुनीर साहब ने दावा किया था कि 1 साल के अंदर वो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे। पाकिस्तान की मईशत, उनको आज 4 साल हो गए, बेड़े ही गर्क हो गया पाकिस्तान की मईशत का, कुछ नहीं बचा। 3.5 साल उनको हो गए आए हुए और मईशत नहीं ठीक हुई। अब आप ये देखें कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं वो पाकिस्तान में बढ़ी हैं। यानी लगभग 72% से ज्यादा कीमतें पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ा दी गई हैं। बाकी इसके बाद कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है, श्रीलंका, बहुत बेचारे वो कोई 58% है, कोई जो है वो इससे कम है, कोई उससे कम है। तो बहुत थोड़ी थोड़ी कीमतें बढ़ाई हैं, क्योंकि किसी ने 49% बढ़ा दी, किसी ने 33% बढ़ा दी, किसी ने 30%, किसी ने 28%, किसी ने 25%। तो दुनिया ने कीमतें इतनी इतनी बढ़ाई हैं। यूरोपीय ममालिक और ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया आप देखें उन्होंने 18% कीमत बढ़ाई है, फ्रांस ने 15% कीमत बढ़ाई है, सिंगापुर ने 15% कीमत बढ़ाई है, यूनान ने 12.50% कीमत बढ़ाई है, इसराइल ने जो लड़ाई में है उसने 12% कीमत बढ़ाई है, इंडिया ने 28% कीमत बढ़ाई है। लेकिन पाकिस्तान ने 72% से ज्यादा कीमत बढ़ाई है पेट्रोल की। यह पाकिस्तान ने किया और यह पाकिस्तानियों के साथ हुआ। अब आपको एक और डाटा मैं बताता हूं कि हर पाकिस्तानी 1 लीटर फ्यूल के ऊपर कितना टैक्स दे रहा है। यह डाटा सुनिए, उसके बाद फिर आपका जिसको दिल करता है ना उसको आप बदवाएं दें झोलियां उठाकर। डाटा आप देखिए, जो लेवी की मद में पाकिस्तानी दे रहा है ना, एक पाकिस्तानी 1 लीटर के ऊपर जो लेवी के मद में जो टैक्स दे रहा है वो 160 रुपए 61 पैसे है। 160 रुपए 61 पैसे सिर्फ लेवी दे रहे हैं आप, इसमें पेट्रोल की कीमत नहीं है। कस्टम ड्यूटी 24 रुपए 12 पैसे, पंप डीलर्स का कमीशन 8 रुपए 64 पैसे, इनलैंड फ्रेट मार्जिन 7 रुपए 52 पैसे, मार्केटिंग कंपनी का मुनाफा 7 रुपए 87 पैसे, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 2 रुपए 50 पैसे, 2.5 रुपए ये भी दे रहे हैं आप। तो 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर जो कुल टैक्स जो आप दे रहे हैं सरकार को वो 211 रुपए 26 पैसे। इमरान खान के दौर में डीजल की कीमत क्या थी? 146 रुपए। पेट्रोल की कीमत क्या थी? 150 रुपए। और आज इस हुकूमत में सिर्फ टैक्स की कीमत क्या है जो पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर आप दे रहे हैं? ये मैं पेट्रोल बता रहा हूं, 211 रुपए 26 पैसे सिर्फ आप टैक्स दे रहे हैं पेट्रोल के ऊपर। डीजल के ऊपर तो इससे भी ज्यादा दे रहे हैं आप। अब आप अंदाजा करें कि जितने का पेट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर टैक्स आप देखें कितना भारी इन्होंने लगा दिया।
इमरान खान कैसे पेट्रोल सस्ता दे रहा था, उसके दौर में कैसे सस्ता बिक रहा था, और ये कहते थे हम तो मजीद सस्ता करने के लिए आए। बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने पूरी कौम का, सत्यानाश कर दिया इन्होंने कीमतों का। ये टैक्स है। देखिए, एक आदमी 150 रुपए का पेट्रोल बेच रहा था, वो पाकिस्तान के सहाफियों टाउटों की नजर में, पाकिस्तान के जर्नैलों की नजर में, पाकिस्तान के सियासतदानों की नजर में वो बहुत महंगा था, 150 रुपए का लीटर। लेकिन आज उन्हीं जर्नैलों की और उन्हीं टाउटों और उन्हीं सहाफियों की, उन्हीं सियासतदानों की नजर में 211 रुपए से ज्यादा सिर्फ टैक्स है और पेट्रोल महंगा नहीं है। वो कहते जी बड़ा कमाल काम किया आपने। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूं, आलमी मंडी में कीमत अभी तक वहां नहीं पहुंची जितनी कीमत इमरान खान साहब के दौर में पेट्रोलियम मसनूआत की थी। यानी आलमी मंडी में भी कोई भौचाल नहीं आ गया। इमरान खान के दौर में इससे भी ज्यादा महंगा हुआ था, लेकिन उसने कंट्रोल करके दिखाया था। बहरहाल अभी पाकिस्तान के लिए और मुश्किलात भी हैं। इसहाक डार ने चीन का दौरा किया, ये बड़ी छलांगे मार रहे थे, जनाब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम सालिस बन गए। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी दे। इस लिहाज से पाकिस्तान को सूट ये करता है कि जंगबंदी हो जाए, और इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन अब मुमालिक पैसे वापस मांग रहे हैं। चाइना के आपने जो एनर्जी कंपनी है उसके पैसे देने आप दे ही नहीं रहे। अब उन्होंने पाकिस्तान को कह दिया फौरी तौर पे कि 220 मिलियन डॉलर्स आप ड्यूज जो है वो क्लियर करें, वो पैसे दें आप जिनके देने हैं। और चाइना ने वैसे भी हमारे कौमी खजाने में पैसे रखे हुए हैं, सऊदी अरब ने हमारे कौमी खजाने में पैसे रखे हुए हैं, यूएई ने हमारे कौमी खजाने में पैसे रखे हुए हैं। वो बार बार मांगते हैं। हमने 2-3 दफा एक डेढ़ महीने की एक्सटेंशन ली है, लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि जनाब हम पैसे आपके वापस कर देंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब अब यूएई के पैसे हम वापस कर देंगे इस साल के आखिर तक। अब ये 2 अरब डॉलर हैं। अब पाकिस्तान वादा कर रहा है यूएई से, जनाब आपको पैसे हम जल्दी वापस कर देंगे इस महीने के आखिर तक। तो ये जो 2 अरब डॉलर है, इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान के कौमी खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा। फिर ये पैसे आप पूरे कहां से करेंगे? सऊदी अरब से मांगेंगे, किसी और से मांगेंगे? क्योंकि देखिए, अरब ममालिक इस वक्त ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान के साथ जंग में जा क्यों नहीं रहा। पाकिस्तान को ईरान के साथ जंग में जाना चाहिए। अरब ममालिक खुद लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। मैंने आपको कई दफा कहा कि वो चाहते हैं ईरान कमजोर हो जाए, ईरान जो है वो तबाह हो जाए, ईरान की सकत बिल्कुल खत्म हो जाए, खित्ते के अंदर किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने के काबिल ना रहे, ना किसी को सपोर्ट करने के काबिल रहे। ये अरब ममालिक का इसमें फायदा उनको लगता है। लेकिन इसके लिए वो खुद ईरान से नहीं लड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि जिनको वो डॉलर देते हैं वो लड़ें। अब पाकिस्तान को वो डॉलर देते रहे, पाकिस्तान पे उनके मुताबिक उनके बड़े एहसानात हैं, लिहाजा वो चाहते हैं पाकिस्तान उनकी जगह पे ये लड़ाई लड़े। तो पाकिस्तान लड़ता नहीं है तो उन पैसे वापस करो। यूएई तो पहले से पैसे वापस मांग रहा है। फर्ज करें अगर सऊदी अरब और चाइना भी कहते हैं हमारे पैसे जो आपने रखे हुए हैं कौमी खजाने में वापस करें, अगर ये अपने पैसे ले ले, हमारे पास तो पीछे पैसे ही कोई नहीं बचता, हम तो अवाम को टके का रिलीफ नहीं दे सकते। तो ये एक नौसरबाजों की, फ्रॉडियों की हुकूमत लाके पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई है, और ये हुकूमत पाकिस्तानी अवाम की जो है वो लकीरें निकलवा रही है। जो असल में लफ्ज है वो यही है कि तौबा करवा रही है पाकिस्तान की अवाम की कि जनाब आज के बाद किसी सूरत भी आपने पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना, आपने आज के बाद किसी सूरत भी आरओ का दफ्तर नहीं छोड़ना, कुछ हो जाए मर जाओ वहां पे, लेकिन रिजल्ट लेके निकलो, वरना ये निजाम जो है वो कितना जालिम साबित हो सकता था इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके खिलाफ एहतजाज किया, अपोजिशन को बोलने नहीं दिया, असेंबली के अंदर वहां रोला पड़ गया। तो उससे हुकूमत को फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को राजी रखा हुआ है। और अब डिटाई यही है, पाकिस्तान का वजीर दिफा खुद कहता है कि हाइब्रिड निज़ाम है। वजीर आजम जो है वो अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा नहीं करता जितना वो शुक्र अदा करता है आसिम मुनीर का। और सारे के सारे आसिम मुनीर को ऐसे उठाकर रखते हैं, पीएमएलएन के हर जगह पोस्टर लगते हैं, साथ आसिम मुनीर साहब का लगता है। उनके दिमाग में ये बात नहीं है कि हम फौज के साथ जुड़ गए हैं या हम एक बी टीम बन गए हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी अब शर्म नहीं आती कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, वो बिल्कुल अब बेहिस हो गए, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम 9 अप्रैल को रावलपिंडी में जलसा करना चाहते हैं। उन्होंने जलसे के लिए परमिशन मांगी है कि लियाकत बाग रावलपिंडी में डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने दरखास्त दी है। तो इजाजत मिलना तो बहुत मुश्किल है जलसे की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो लीडरशिप मौजूद है, अगर ये जलसा करती भी है रावलपिंडी में, तो इमरान खान की कॉल के बगैर कितने लोग निकलते हैं महंगाई के खिलाफ, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। वैसे हुकूमत को चाहिए इनको इजाजत दे दें, देख लेते हैं महंगाई के खिलाफ कितने पाकिस्तानी बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये कॉल इमरान खान की नहीं होगी, ये कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की होगी। तो देख लेते हैं कि लोग इसके बारे में क्या करते हैं। नाज़रीन, अमेरिका के अंदर ना दौरान जंग आर्मी चीफ तब्दील हो गया। कितनी मजे की बात है।
इसका मुझे नाम भी नहीं पता था। अमेरिका जंग लड़ रहा है, कभी इधर लड़ता है, कभी उधर लड़ता है। इतना बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, सबसे बड़ी फौज है, मुझे पता ही नहीं था कि आर्मी चीफ कौन है। और पाकिस्तान के बाहर जनाब हर मुल्क के साथ हमारा आर्मी चीफ डील करता है, अमेरिकन आर्मी चीफ का हमें पता ही नहीं। जनरल एंडी जॉर्ज, उसको फारिग कर दिया वजीर दिफा ने। अंदाजा करें आप, पीट हेग्सेट जो है वो वजीर जंग या वजीर दिफा उसको कहते हैं। एक वजीर दिफा ने आर्मी चीफ उठा के बाहर फेंक दिया। उसने कहा हटाओ इसको, उसने कहा रिटायरमेंट लो, फारिग है, सैक कर दिया। आर्मी चीफ वजीर दिफा ने उठा दिया। पाकिस्तान में ख्वाजा आसिफ ये सोच सकता है? और ख्वाजा आसिफ कई दफा उस प्रोटोकॉल में फंसा हुआ होता है जहां से आर्मी चीफ गुजर रहा होता है या कोई नीचे वाला ऑफिसर गुजर रहा होता है। ख्वाजा आसिफ की औकात एक सेक्टर कमांडर जैसी भी नहीं है, बल्कि वहां पे जो छोटे मोटे और ऑफिसर होते हैं, कर्नल बर्नल होते हैं, उतनी औकात भी नहीं है। बल्कि उससे नीचे जो है वहां जो मेजर और कैप्टन होते हैं, ख्वाजा आसिफ की उतनी औकात भी नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर एक इदारा रूल करता है अपनी एजेंसियों के जरिए से। पाकिस्तान में अवाम रूल नहीं करती, ना अवाम के मुंतखब नुमाइंदे रूल करते हैं। यहां आर्मी चीफ फैसला करता है कि वजीर आजम कब तब्दील करना है, और बार बार वजीर आजम बदलता है। कभी बेनजीर, कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान, कभी फलाना, कभी ये, कभी वो, कभी भुट्टो को फांसी, कभी फातिमा जिन्ना को गालियां, कभी कायदे आजम के साथ ज्यादती, कभी लियाकत अली खान के साथ ज्यादती, कभी मुल्क ही दो टुकड़े कर दिया। तो आर्मी चीफ पाकिस्तान के अंदर स्याह और सफेद का मालिक बना हुआ है। देखें ना, हम ये कहते हैं जनाब हालात क्योंकि बुरे हैं, लिहाजा जो मौजूदा आर्मी चीफ है इसको एक्सटेंशन दे दी जाए। हमारे आर्मी चीफ के बाद एक्सटेंशन का जो सबसे बड़ा बहाना होता है वो हालात होते हैं ना, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। भाई पाकिस्तान का तो 78 साल से नाजुक दौर ही खत्म नहीं हो रहा। अब जब दुनिया उस अहम मोड़ के ऊपर पहुंची जहां पे नाजुक दौर गुजर रहा है, और नाजुक मोड़ पे जब दुनिया पहुंची तो पाकिस्तान वहां पे 78 साल पहले से खड़ा हुआ था। यह सूरत हाल है, ये सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे। बहरहाल ख्वाजा आसिफ तो सोच भी नहीं सकता, भी ख्वाब भी नहीं देख सकता कि वो आर्मी चीफ तब्दील करेगा। बल्कि आर्मी चीफ क्या तब्दील करेगा, कोई रिटायर्ड जर्नैल को उसकी जगह से नहीं हटा सकता वो, जहां पे वो जाके लग जाए। और यहां पे आर्मी चीफ जो है वो वजीर आजमों को हटा देते हैं, सदरों को हटा देते हैं, जो दिल करता है आर्मी चीफ करते हैं। पाकिस्तान में ये फर्क है। यहां जंग भी नहीं होती, आर्मी चीफ पक्के होके बैठ जाते हैं, पक्के पैरी के हमने नहीं जाना। उधर उन्होंने जंग के बीच में आर्मी चीफ हटाया, जंग के बीच में हटाया। वो मुसलमान थोड़ी है। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दौरान महाज खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हटा दिया था। जंगें जो है फौजी जीतते हैं, फौजें जीतती हैं और कौमों के साथ मिलकर जीतती हैं। जर्नैल कुछ नहीं बेचते, ये आते हैं और जाते हैं। बड़े बड़े शानदार जर्नैल भी होते हैं तो वो अपनी फौज के बगैर कुछ नहीं होते। बड़ी बड़ी हिकमत अमली होती है, लेकिन उनको अपनी फौज, असल चीज फौज होती है, तो वो उसकी प्रोफेशनलिज्म होता है। अब पाकिस्तान के अंदर जनाब यहां पे आवेगा वही बिगड़ा हुआ है, जिसका दिल करता है जब आके बैठ जाता है, और जब तक दिल करता है तब तक बैठा रहता है। ईरान के सदर ने एक पैगाम दिया है, ये पैगाम मैं आपको बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा ना कि पत्थर के जमाने में धकेल देंगे, उस पर ईरान के सदर ने कहा कि ये जो मेरे सारे दुनिया के अंदर मेरे फेलोज हैं, जो बाकी सदूर हैं या वजीर आजम है, जो हुक्मरान है, उनके बारे में उन्होंने पैगाम दिया। क्या ये एक बहुत बड़ा वॉर क्राइम नहीं है कि किसी मुल्क को पत्थर के दौर पे धकेल देने की धमकी देना और वो हरकतें भी करना? वो अब देखें ना, स्कूलों पे, अस्पतालों पे बम मार रहे हैं, पुलों पे बम मार रहे हैं, बिजली के स्टेशन तबाह कर रहे हैं। यहां से कौन सी दहशतगर्दी हो रही थी? वो तो ईरान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर रहे हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अस्पताल, और जो इमदादी टीमें उनको, लोगों के घरों को तबाह कर रहे हैं, पुलों को तबाह कर रहे हैं, सरकारी दफातर को तबाह कर रहे हैं। जो तबाही इस वक्त अमेरिका ईरान में कर रहा है, ये सारी दबाव डालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि थोड़ा सा हम जोर लगाएंगे और कुछ ही वक्त में आसानी से हम ये आपने हुर्मत को खुलवा देंगे खुद ही, और तेल ले जाओ, अपनी किस्मत बनाओ दुनिया के लिए। उन्होंने कहा तोहफा हम छोड़ देंगे, हम खोलेंगे आपने हुर्मत को। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े सख्त अल्फाज बोले। लेकिन ईरानी सदर ने कहा कि ये तारीख याद रखेगी और इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग आज खामोश हैं और जो आज जराइम कर रहे हैं, इनके बारे में उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ईरानी सदर ने लिखा है। और ईरान के बाकी जो सियासतदान है वो भी ये कह रहे हैं कि ये क्या धमकी है कि पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। वहां पे तो ना बिजली थी, ना गैस थी, ना पेट्रोल था, ना कुछ और था। तो ठीक है, पूरा खित्ता ही फिर पत्थर के जमाने में जाएगा, ईरान अकेला तो नहीं जाएगा। अगर अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान को पत्थर के जमाने में धकेल देगा, तो ईरान अपने साथ साथ आसपास के ममालिक को भी पत्थर के जमाने में ले जाएगा। इससे अमेरिका को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिडिल ईस्ट को बहुत फर्क पड़ेगा। ये अरब ममालिक को सोचना पड़ेगा, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। नाजरीन, ईरान में कुछ अमेरिकी हेलीकॉप्टर बहुत नीची परवाजें कर रहे हैं और वो कुछ सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। अब इतला यह है कि एक F-35 का तैयारा गिरा है
बड़ा जदीद तैयारा है अमेरिका का, वो तैयारा गिरा है ईरान में और उसको ईरान का दावा है कि गिराया गया। उसका पायलट जो है वो इजेक्ट कर गया था, वो निकल गया था पैराशूट के जरिए से। अब उस पायलट को ढूंढने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरानी फोर्सेस भी जमीनी ऑपरेशन कर रही हैं और पूरी कोशिश कर रही हैं कि पायलट को काबू कर लें। और अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी बहुत नीची परवाजें कर रहे हैं कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक तो रेडार से बचें, नीचे जाएंगे तो बचेंगे उससे दिफाई निजाम से, और दूसरी कोशिश यह है कि अमेरिकी पायलट को वो निकाल के वहां से ले जाएं। अब कुछ सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि ईरान ने उस पायलट को पकड़ लिया है, अब वहां से वो मूव करना मुश्किल है क्योंकि ऊपर जो है वो अमेरिकन घूम रहे हैं। तो एक अजीब फिल्मी किस्म की सिचुएशन बन गई है कि पायलट है एक, ईरानी फोर्सेज और अमेरिकी फोर्सेज उसके पीछे पड़ी हुई है। अगर तो ईरानी उसको पकड़ के ले आते हैं किसी मेन शहर के अंदर तो एक नया तमाशा लग जाएगा दुनिया में। अब उसके लिए वहां पे अमेरिका एक ऑपरेशन कर रहा है। अमेरिका के कितने तैयारे अब तक तबाह हुए, जरा ये डाटा मैं आपके सामने रखता हूं। ये है डाटा। F-15 4 अमेरिका के अब तक तबाह हो गए हैं। 3 कुवैत के अंदर हुए हैं, एक तेहरान में हुआ है। F-16 2 तबाह हुए हैं और ये दोनों जो हैं वो एक सेंट्रल रीजन में हुआ है और एक साउथ में हुआ है। 2 F-16, ये हो गए जी 6। F-18 ये एक तैयारा तबाह हुआ है और ये भी साउथ में तबाह हुआ है। फिर F-35 ये 2 तैयारे ये भी तबाह हो गए हैं, एक साउथ में और एक सेंट्रल रीजन में तबाह हुआ है। ये जनाब रिपोर्ट किया है तेहरान टाइम्स ने। और ये टोटल जो तादाद बनती है 4 और 2 6 7 8 9 जेट तैयारे, ये लड़ाका तैयारे हैं जो अमेरिका के तबाह हुए। अच्छा, इसके अलावा एवॉक्स बहुत बड़ा एक जहाज है, बड़ा शानदार बहुत महंगा जहाज जो एयरफोर्स को कंट्रोल करता है और बड़ी मरकजी हैसियत है उसकी, वो तबाह कर दिया ईरान ने, खड़ा हुआ। और इसके अलावा कुछ और जहाज खड़े हुए थे वो तबाह कर दिए। तो इस तरह मिलाकर अब 20 से ज्यादा तैयारे हैं जो अब तक अमेरिका के तबाह हो गए हैं ईरान के हाथों। ये ईरान का दावा है और इनमें से कुछ को तो अमेरिका मानता है, कुछ के बारे में नहीं मानता, कुछ की तस्वीर भी आ चुकी हैं और बाकी ममालिक भी बता रहे हैं कि ईरान की तबाही हुई है। और ब्लूमबर्ग ने आज से कुछ अर्सा पहले जब ये नए हमले हुए, अभी तो 5-6 तैयारे और खराब हो गए हैं अमेरिका के, उससे पहले उन्होंने 16 तैयारे रिपोर्ट किए थे ब्लूमबर्ग ने, अमेरिकन मीडिया ने, कि वो तबाह हुए हैं। अब नादरीन, इसराइल की ड्रोन फैक्ट्री है एक, उसके ऊपर भी अटैक हो गया। ईरानियन जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है वो आकर लगा है एक इसराइली ड्रोन फैक्ट्री के ऊपर जहां पे वो ड्रोन बनाते थे। अभी तक ईरानी ड्रोन का कोई हल वो निकाल नहीं पाए। ईरानी ड्रोन आते हैं, वो कार्रवाई डालते हैं, चले जाते हैं, और ईरानी ड्रोन बन कहां पे रहे हैं, ये लॉन्च कहां से हो रहे हैं, वो कुछ समझ ही नहीं आ रही उनको। वो उसको अभी तक सिस्टम को नकारा नहीं कर सके। लेकिन ईरान ने इसराइली ड्रोन फैक्ट्री को जो है वो तबाह किया, उसका काफी नुकसान किया है। और ये उसकी तफसीलात मेरे सामने क्लैश रिपोर्ट है, यहां पे मौजूद है। अमेरिकन मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है और इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि ये इसराइल का नुकसान हुआ और इसराइल ने इसको तस्लीम भी किया है अब तक की इतला के मुताबिक। नाज़रीन, अमेरिका के अंदर से 100 से ज्यादा माहिरीन कानून जो है उन्होंने एक मुश्तरका तौर पर जो अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया है उसकी मजम्मत कर दी है। अब सोचें, ऐसा हो सकता है पाकिस्तान में? 100 से ज्यादा कानूनी माहिर हैं अमेरिका में, बड़े तगड़े, उन्होंने मजम्मत कर दी कि अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला क्यों किया। आप सोचें, थोड़े दिन पहले पाकिस्तान ने एक एरियल स्ट्राइक किया अफगानिस्तान में, जिसमें एक अस्पताल में अफगानिस्तान के बकौल कोई 400 के करीब और आलमी मीडिया के बकौल कोई 250 से ज्यादा ऐसे लोग जांबहक हो गए जो नशे के आदी थे और उनका वहां पे इलाज चल रहा था। ये सिविलियन थे, मासूम लोग। इसके ऊपर क्या पाकिस्तान में कोई मजम्मत कर सकता है? क्या पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज खुलकर इस पे बात कर सकती हैं, या माहिरीन कानून उठ जाएं, 100 नहीं चलो 10 20 25 उठ जाएं और उठ के एक मजम्मत कर देंगे, जनाब हम मजम्मत करते हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एक गलत जगह पे अटैक कर दिया, वो सारे गद्दार डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन आप मजे की बात देखें कि अमेरिका में वो हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, जंग की पॉलिसी पे तनकीद कर रहे हैं और टका के मजम्मत कर रहे हैं। किसी को गद्दार डिक्लेयर नहीं किया गया, किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ अब तक। इसीलिए अमेरिका सुपर पावर है। हमें यह बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना बेहतर है, वरना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमें इसी तरह लट्टू बनाकर घुमाती रहेगी और हम घूमते रहेंगे दायरे के सफर के अंदर। नादरीन, ज़ेलेंस्की ने भी एक दावा किया है, वो आपके सामने रख देता हूं। उसने कहा जी हमें अगर बुलवाया गया तो आबने हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए हम जरूर पहुंचेंगे और मदद करेंगे, क्योंकि हमारा ये तजुर्बा है, हम पहले भी ये कर चुके हैं ब्लैक सी में। और एक और बात उन्होंने की, ये खुलवाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप